हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे पाकिस्तान के पहले सीडीएफ बने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। जैसे ही मुनीर पाकिस्तान का सबसे बड़े ताकतवर इंसान सीडीएफ बने, वैसे ही दोस्तों भारत से लेकर तालिबान तक बहुत बड़ा संदेश दे दिया। दोस्तों चौंका देने वाली बात, चौंका देने वाली खबर आपको बताएंगे। लेकिन वहीं आपको बताएंगे कैसे अमेरिकी सांसदों ने 44 अमेरिकी सांसदों ने कर दिया आसिम मुनीर के वीजा बैन, संपत्ति बैन की बहुत बड़ी मांग। दोस्तों बताएंगे क्यों ऐसा मांग किया जा रहा है और किस बिहाफ पर आसिम मुनीर को लेकर सबसे बड़ी जानकारी आपको बताएंगे। मुल्ला मुनीर कैसे अब पाकिस्तान में सबसे ताकतवर बन चुके हैं दोस्तों, और सीडीएफ बनने के बाद वो भारत के खिलाफ ही कौन कौन से बड़े कदम उठा सकते हैं, और अब क्या पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध होना तय माना जा रहा है। लेकिन वहीं दोस्तों मुल्ला मुनीर का बीपी बढ़ाने के लिए भारत ने भी बड़ा तैयारी कर लिया। दोस्तों पुतिन ने भी तगड़ा झटका देने की कसम खाली। बताएंगे भारत को दोस्त S-500 पर मिलेगी गुड न्यूज। दोस्तों ब्रह्मोस का अपग्रेड पर भी बहुत बड़ी चर्चा। वहीं पर भारत आते ही व्लादिमीर पुतिन ने कैसे अमेरिका को लगाई लताड़। रशियन ऑयल को लेकर सबसे बड़ी जानकारी इसी बीच बताएंगे। पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने भारत को बाहर निकाल नया गुट बनाने की कर दी मांग। सार्क को बंधक नहीं बनाया जा सकता, कैसे सार्क से भारत को बाहर निकालने की मांग की गई है। दोस्तों इसी बीच आखिर इस खबर ने सबको कैसे चौंका दिया कि गुजरात में SIR प्रोसेस के बीच 53 लाख नाम कटने जा रहे हैं। दोस्तों आखिर कौन है वो लोग जिनके नाम कटने वाले हैं, वो भी 53 लाख की संख्या में। आज एक से एक बेहतरीन खबर हम आपको बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत की संप्रभुता और अखंडता का पुरजोर समर्थन करते हैं और मानते हैं कि भारत जिस तेजी से मोदी सरकार के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है दोस्तों, और हर एक भारतीय इसमें अपना पूरा योगदान दे रहे हैं, और भारत एक अतुल्य देश है। तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात कर लेते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को आखिरकार देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस नियुक्त कर ही दिया। उनका कार्यकाल 5 साल का होगा। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मुनीर को आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस दोनों पदों के लिए जो सिफारिश भेजी थी, उसे राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति भवन ने अपने आधिकारिक एक्स पोस्ट में लिखा कि आसिम मुनीर को एक साथ दोनों पदों पर अगले 5 वर्षों के लिए नियुक्त किया गया है। लेकिन जैसे ही दोस्तों आसिम मुनीर सीडीएफ बना, यानी कि पाकिस्तान का सबसे ताकतवर इंसान बना, वैसे ही उसने भारत से लेकर तालिबान तक बड़ा संदेश दे दिया। आसिम मुनीर ने राष्ट्रपति भवन में इस घोषणा के बीच पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा कि सब ठीक है, ये सब आपके सामने है, चीजें अब सुधार की ओर बढ़ रही है और पाकिस्तान अब से नई ऊंचाई छूने जा रहा है। पाकिस्तान सरकार ने कहा है कि पाकिस्तानी सेना के भारत के खिलाफ शानदार प्रदर्शन को देखते हुए आसिम मुनीर को सीडीएफ बनाया गया है। दोस्तों ये बात सीडीएफ आसिम मुनीर ने कही है कि पाकिस्तान की सरकार ने आसिम मुनीर से कहा था कि हम आपको सीडीएफ इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आपने भारत के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया है। यानी कि दोस्तों आसिम मुनीर अब तीनों ही सेनाओं के सर्वे सर्वा हो चुके हैं। विश्लेषकों का कहना है कि आसिम मुनीर ने पाकिस्तानी सेना को सपने दिखाकर और नेताओं पर जबरिया दबाव डालकर ये पद हासिल किया है। आसिम मुनीर के निशाने पर अब भारत और तालिबान होंगे ताकि वो खुद को विजेता की तरह दिखा सके। जियो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक आसिम मुनीर ने राष्ट्रपति भवन में नोटिफिकेशन जारी होने के बीच अनौपचारिक बातचीत में मीडिया को यह भरोसा देने की कोशिश की। पाकिस्तान के ऑपरेशन सिंदूर में जमकर पिटाई हुई। यही नहीं, तालिबानी सेना ने भी पिछले दिनों जवाबी हमले में दर्जनों की तादाद में पाकिस्तानी सैनिकों को मार दिया था। इसके अलावा देश में रिकॉर्ड बेरोजगारी है। टीटीपी और बलूच विद्रोही लगातार पाकिस्तानी सैनिकों को मार रहे हैं। इससे पाकिस्तानी सेना की भारी किरकिरी हो रही है। ऊपर से इमरान खान के समर्थक लगातार अपने नेता के समर्थन में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे आसिम मुनीर को खतरा महसूस हो रहा है। लेकिन आसिम मुनीर को सीडीएफ इसलिए बनाया गया ताकि वो फिर एक बार फटीचर की तरह प्रदर्शन दिखा सके। अब आप ही सोचिए दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की हालत कैसी कर दी थी अपने भारत ने कि पाकिस्तान की सेना भी पोस्ट को छोड़ छोड़कर भाग गई थी। इतनी खराब हालत कर दी गई थी पाकिस्तान की कि आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ तक बंकर में जाकर घुस गए थे दोस्तों। और आज उसी चीज के चक्कर में आसिम मुनीर को सीडीएफ बना दिया गया। दोस्तों माना यह जा रहा है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने मिलकर आसिम मुनीर के साथ बहुत बड़ा मोल भाव किया है, क्योंकि नवाज शरीफ फिर से प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, साथ ही अपनी सेना में अपने ही अधिकारी को मुनीर का डिप्टी बनाना चाहते हैं। माना जा रहा है कि दोनों पक्षों में डील के बाद इस नोटिफिकेशन को जारी किया गया है। आसिम मुनीर जिहादी सोच वाला जनरल है और इसी वजह से भारत को आगे आने वाले समय में संभल कर रहना होगा। खासकर कश्मीर में हालात खराब हो सकते हैं। आसिम मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी दोस्ती कर रखी है। दोस्तों ऐसे में आपको बता दे, जैसे ही अमेरिका तक ये खबर पहुंची कि पाकिस्तान में मुल्ला मुनीर को सीडीएफ बना दिया गया है, वैसे ही 44 अमेरिकी सांसदों ने आसिम के वीजा बैन और संपत्ति जब्त की बहुत बड़ी मांग कर दी। बता दें 40 से ज्यादा अमेरिकी
अमेरिकी सांसदों ने पाकिस्तान में जनता पर किए जा रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो को लिखी चिट्ठी में इन सांसदों ने कह दिया कि सेना प्रमुख आसिम मुनीर के नियंत्रण वाली पाकिस्तानी सरकार खुलकर दमनकारी नीतियां अपना रही है। नागरिक समाज को कुचला जा रहा है। सैन्य शासन को चुनौती देने वाली हर आवाज खत्म कर दी जा रही है। दमन की इस कार्रवाई में कुछ आला अधिकारी भी शामिल है। सांसदों ने अमेरिकी सरकार से पूछा है कि इन हालात के दोषी आसिम मुनीर जैसे लोगों के खिलाफ वीजा प्रतिबंध और संपत्ति जब्ती जैसे कदम क्यों नहीं उठाए गए। सांसदों ने इन सभी अधिकारियों के अमेरिका में घुसने पर प्रतिबंध लगाने तक की मांग कर दी है। चिट्ठी लिखने वाले सांसदों में अमेरिकी कांग्रेस की प्रमीला जयपाल, रशीदा तालिब और ग्रेग कैसर जैसे 44 नाम शामिल है। ये पत्र ऐसे वक्त सामने आया है दोस्तों जब हाल ही में ये पाकिस्तान में बड़ा बदलाव किया गया, संविधान में बड़ा संशोधन कर दिया गया। सबसे पहले हम आपकी राय लेना चाहेंगे कि पाकिस्तान में मुल्ला मुनीर को सीडीएफ बनाया गया, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं। और दूसरा ये कि मुल्ला मुनीर चाहे सीडीएफ बने चाहे कोई भी बड़े से बड़ा पद हासिल कर ले, क्या भारत का कुछ बिगाड़ पाएगा मुल्ला मुनीर? इसका जवाब जरूर आप लोग दीजिएगा दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि भारत के आगे मुल्ला मुनीर चाहे सीडीएफ बने चाहे एक नॉर्मल जवान भारत के लिए बात बराबर है, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। इतना ही नहीं, आपको बता दें सीडीएफ बनते ही पाकिस्तान में मुल्ला मुनीर का बीपी हाई करने के लिए भारत और रशिया मिलकर उठाने वाले हैं बड़ा कदम। दोस्तों भारत को दोस्त रशिया से व्लादिमीर पुतिन से S-500 पर मिलने वाली है बहुत अच्छी खबर। ब्रह्मोस के अपग्रेड पर भी होगी चर्चा। बताते रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की नई दिल्ली यात्रा के बीच भारत और रूस गुरुवार को अपनी बड़ी डिफेंस पार्टनरशिप को और आगे बढ़ाने पर सहमत हुए। दोनों देशों ने विशेष सैन्य तकनीकों पर मिलकर काम करने और रक्षा उत्पादन में साझेदारी बढ़ाने पर जोर दिया। इसके साथ ही ये साफ संकेत मिला है कि आने वाले समय में भी रूस भारत का प्रमुख हथियार आपूर्तिकर्ता बना रहेगा। इसमें खास मिलिट्री टेक्नोलॉजी में सहयोग और मजबूत डिफेंस इंडस्ट्रियल सहयोग शामिल है। दोस्तों मोदी पुतिन समिट से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी और उनके रूसी समकक्ष आंद्रेई बेलोजोव ने इस बात पर जोर दिया कि दोनों देशों के रिश्ते गहरे भरोसे, साझा सिद्धांत और आपसी सम्मान पर आधारित है। साथ ही उन्होंने रक्षा सहयोग के चल रहे और संभावित एरिया को लेकर एक प्रोटोकॉल पर साइन किए। रक्षा सहयोग पर हुई यह 22वीं अंतर सरकारी बैठक इस बात का संकेत है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ के दबाव के बावजूद भारत अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। सूत्रों का कहना है कि बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, जिनमें भारत के लिए अतिरिक्त S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, बड़ी संख्या में मिसाइलें, वायुसेना के सुखोई 30 MKI विमानों का अपग्रेड और उन्हें लंबी दूरी की R-37 और RVVBD मिसाइलों से लैस करना शामिल है। इसके अलावा उन्नत ब्रह्मोस मिसाइलों के संयुक्त उत्पादन, पेंटसिर और वर्वा एयर डिफेंस सिस्टम की खरीद भी चर्चा में रही। हालांकि रशिया ने संकेत दिया कि S-500 सिस्टम की सप्लाई अभी संभव नहीं है। रशिया के 5वें जनरेशन फाइटर सुखोई 57 का प्रस्ताव भी है, लेकिन भारत ने अभी कोई फैसला नहीं लिया है। राजनाथ सिंह जी ने कहा कि भारत आत्मनिर्भर भारत के तहत अपने रक्षा उत्पादन को बढ़ाने और निर्यात को मजबूत करने के लिए काम कर रहा है। रूस के रक्षा मंत्री ने भरोसा दिलाया कि रूस भारत को रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने में पूरा सहयोग देगा। वहीं भारत में पुतिन की अभी की बात करें तो उनको 21 तोपों के साथ सलामी देते हुए राष्ट्रपति भवन में एंट्री दिलवाया गया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति भवन पहुंच चुके थे, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति भवन पहुंचने पर पुतिन को 21 तोपों की सलामी दी गई। साथ ही साथ उनको वहां पर गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। दोस्तों जैसे व्लादिमीर पुतिन पालम एयरपोर्ट पर प्लेन से उतरे, वैसे उनको बहुत बड़ा सरप्राइज मिला। और सरप्राइज ये था कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को लेने के लिए प्रधानमंत्री नहीं जाने वाले थे, लेकिन अचानक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहां पहुंच गए। और उससे भी चौंका देने वाला सरप्राइज पुतिन के लिए यह था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सारे प्रोटोकॉल तोड़कर दोस्तों व्लादिमीर पुतिन के गले मिले। व्लादिमीर पुतिन से की मुलाकात। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के विमान से उतरते ही पीएम मोदी ने गर्मजोशी के साथ उनका हैंडशेक किया और फिर उन्हें गले लगा लिया। पीएम मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर एयरपोर्ट पहुंचे, जिस कदम से रशिया को चौंका दिया। दोस्तों रूस के राष्ट्रपति भवन क्रेमलिन ने बयान जारी करके कहा था कि उन्हें अंदाजा तक नहीं था कि पीएम मोदी एयरपोर्ट पर मौजूद होंगे और राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत करेंगे। उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी और पुतिन एक ही गाड़ी से प्रधानमंत्री आवास के लिए निकले। दोनों नेता एक ही टोयोटा SUV में साथ सफर करते नजर आए। टोयोटा फॉर्च्यूनर की बात है दोस्तों, जो हम आपको आगे बताएंगे कि आखिर टोयोटा जापान की गाड़ी का ही क्यों इस्तेमाल किया गया, वो खबर भी आपको चौंका देंगी। फिलहाल आपको बता दें, अमेरिका पर भारत से तगड़ा सवाल दागा दोस्तों व्लादिमीर पुतिन ने। कहा अमेरिका खुद हमसे तेल खरीदता है तो भारत को अधिकार क्यों नहीं है तेल खरीदने का। दरअसल
भारत दौरे पर आए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका की नीतियों पर तगड़े और बड़े सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कह दिया कि अगर रूसी ईंधन अमेरिका खरीद सकता है तो भारत क्यों नहीं। उनका ये बयान ऐसे समय पर आया है जब अमेरिका की तरफ से भारत को रूसी तेल की खरीद को लेकर निशाना बनाया जा रहा है। इसके चलते भारत पर भारी टैरिफ भी लगाया गया है। इंडिया टुडे मीडिया से बातचीत में पुतिन ने कहा कि अमेरिका अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए हमसे न्यूक्लियर फ्यूल खरीदना जारी रखता है, वो भी तो ईंधन ही है, एनर्जी है। ये न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए यूरेनियम है जो अमेरिका में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा अगर अमेरिका के पास हमसे फ्यूल खरीदने का अधिकार है तो भारत को इस अधिकार से वंचित क्यों रखा जाना चाहिए। ये बहुत ही बारीकी से अध्ययन करने वाला मुद्दा है। हम राष्ट्रपति ट्रंप के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने और बहस करने के लिए तैयार हैं। पुतिन ने रूस पर पश्चिमी प्रतिबंधों के मद्देनजर भारत द्वारा रूसी कच्चे तेल की खरीद कम करने के बारे में पूछे गए प्रश्न के जवाब में कहा कि इस वर्ष के पहले 9 महीने के दौरान कुल व्यापार कारोबार में कुछ गिरावट आई है, बस यह एक मामूली समायोजन है। कुल मिलाकर हमारा व्यापार कारोबार लगभग पहले के स्तर पर ही बना हुआ है। चैनल से बातचीत में पुतिन ने यहाँ तक कह दिया कि कुछ वैश्विक ताकतें हैं जो दुनिया के बाजारों में भारत की बढ़ती ताकत से परेशान है। उन्होंने कहा कि रूसी तेल की खरीद को लेकर पश्चिम की चिंताएं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का टैरिफ फैसला भारत के बढ़ते आर्थिक प्रभाव के बारे में चिंता दिखाता है। उन्होंने कहा कि दो देशों के बीच ऊर्जा साझेदारी की बुनियाद लंबी है। उन्होंने कहा कि भारत के साथ हमारे ऊर्जा सहयोग पर मौजूदा हालात, राजनीति या यूक्रेन में हो रही घटनाओं का कोई असर नहीं पड़ा है। रूसी राष्ट्रपति ने अमेरिका के आक्रामक रुख पर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि कुछ बाहरी दबावों के बावजूद ना तो मैंने और ना ही प्रधानमंत्री मोदी ने कभी भी किसी के खिलाफ काम करने के लिए हमारी साझेदारी का इस्तेमाल नहीं किया। दोस्तों, वाकई में व्लादिमीर पुतिन ने एक राष्ट्रपति होने के नाते तरीके से बातचीत की, तरीके से जवाब दिया, ना कि डोनाल्ड ट्रंप की तरह अनर्गल बयान। अब तो ऐसा लगता है कि सुपर पावर कंट्री अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को बहुत ही ज्यादा सीखने की आवश्यकता है कि राष्ट्रपति पद पर कैसे कैसे और किस तरीके से बयान दिए जाते हैं। इतना ही नहीं, G7 में रशिया के शामिल होने के सवाल पर पुतिन ने क्लियर जवाब दिया, कह दिया इसमें ग्रेड जैसा कुछ भी नहीं है क्योंकि भारत खरीद शक्ति के आधार पर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो फिर क्षमता के लिहाज से यूके या कुछ और देशों की स्थिति क्या है। मुझे ये थोड़ा अजीब लगता है। हालांकि ठीक है, उनका अधिकार है, खुद को जो कहना चाहे कह सकते हैं, लेकिन इसमें ग्रेड जैसा कुछ भी नहीं है। यानी कि दोस्तों, भारत दौरे से पहले ही इंडिया टुडे को दिए इंटरव्यू में G8 में शामिल रूस के शामिल होने वाले सवाल पर पुतिन ने कह दिया कि वे इस बैठक में जाना पहले ही छोड़ चुके थे। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि G7 देश खुद को G7 क्यों कहते हैं, यानी ग्रेट क्यों कहते हैं, लेकिन भारत के अलावा मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ग्रेट है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत खुशकिस्मत है कि वहां पर प्रधानमंत्री मोदी हैं। एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में पुतिन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दबाव में झुकने वाले प्रधानमंत्री नहीं हैं। उनका यह बयान अमेरिका की ओर से भारत पर टैरिफ के रूप में दबाव डालने की खबरों के संदर्भ में आया। रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि आपने मुझसे दूसरे देश के दूसरे नेताओं के बारे में बताने के लिए कहा है। मुझे खुशी है, आप जानते हैं, मुझे नहीं लगता कि ये बहुत दूर की बात है। अब हम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ काम कर रहे हैं। सच में हमारे बहुत भरोसेमंद और दोस्ताना संबंध है। वो इस मामले में बहुत भरोसेमंद इंसान है। मैं बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ, भारत खुशकिस्मत है कि वो हिंदुस्तान में रहते हैं, वो भारत में सांस लेते हैं। मैं उनसे बात करता हूँ और मैं उन्हें जानता हूँ। मुझे उम्मीद है कि वो मुझसे नाराज नहीं होंगे। मैं बस वही कह रहा हूँ जो देखता हूँ और जो मैं सोचता हूँ। मुझे यकीन है कि ऐसे इंसान से बात करना मेरे लिए बहुत सुखद है। ये एक बात है। दूसरी बात यह है, सच ये है कि वो बहुत ईमानदारी से भारत और रशिया के संबंध को हर क्षेत्र में और खासकर रक्षा, अर्थव्यवस्था, मानवीय सहयोग और हाईटेक परमाणु सामग्री के विकास जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर मजबूत करना चाहते हैं। इसीलिए उनसे मिलना मेरे लिए बहुत दिलचस्प है। वो यहाँ आए थे और हम उनके साथ मेरे घर पर बैठे और हमने बहुत देर तक चाय पी। पूरी शाम हमने अलग अलग विषयों पर बात की। हमने बस आम इंसानों की तरह ही रोचक बातचीत की। इसीलिए मैं इस मीटिंग का इंतजार कर रहा हूँ और मुझे यकीन है कि ये बहुत उपयोगी है, बहुत ही दिलचस्प होगा। जी हाँ, इन्होंने जमकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी तारीफ की दोस्तों। यानी कि उन्होंने क्लियरली कह दिया कि प्रधानमंत्री मोदी पर ट्रंप का असर नहीं पड़ने वाला, ट्रंप के प्रेशर का असर नहीं पड़ने वाला। अब बात कर लेते हैं अगली और बेहतरीन खबर की, जहां सार्क को बंधक नहीं बनाया जा सकता। जी हां, पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने भारत को बाहर निकाल नया गुट बनाने की कर दी मांग। दरअसल पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने लंबे समय से बंद दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क संगठन की जगह एक नई रीजनल बॉडी बनाने की मांग कर डाली। इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज इस्लामाबाद बोले तो ISSI में आयोजित किए गए 5वें इस्लामाबाद कॉन्क्लेव में के ओपनिंग सेशन में बोलते हुए इशाक डार ने इशारों में भारत को धमका दिया। उन्होंने चेतावनी
चेतावनी दी कि दक्षिण एशिया अब जीरो सम माइंडसेट, पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन और खराब रीजनल आर्किटेक्चर में फंसा नहीं रह सकता। इशाक डार ने कह दिया कि पाकिस्तान खुला और सबको साथ लेकर चलने वाला रीजनलिज्म चाहता है। उन्होंने सार्क के बाहर उभरते मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म के लिए भारत के समर्थन का भी जिक्र किया। इशाक डार ने कह दिया कि इस साल की शुरुआत में पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन ने कॉमन इंटरेस्ट के एरिया में आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक ट्राइलेटरल मैकेनिज्म बनाया है। ये मैकेनिज्म खास तौर पर भारत के खिलाफ बनाया गया है, जिससे बांग्लादेश पहले ही किनारा कर चुका है। भारत का परोक्ष जिक्र करते हुए इशाक डार ने कहा कि इस कॉन्सेप्ट को बढ़ाया और दोहराया जा सकता है। जैसा कि मैंने पहले कहा है कि इकोनॉमी से लेकर रीजनल प्रायोरिटी तक के मुद्दों पर अलग अलग ज्योमेट्री वाले ग्रुप्स को किसी की शक्ति का बंधक नहीं बनाया जा सकता और ना ही बनाया जाना चाहिए। यानी कि दोस्तों, भारत को निकालकर नए गुट बनाने की तैयारी में जुटा है पाकिस्तान। हालांकि भारत को देखते हुए बांग्लादेश ने इस गुट से अलग होने का पूरा फैसला पहले ही ले लिया था, क्योंकि बांग्लादेश को पता है कि भारत के बिना उसका रोटी नहीं चलने वाला और भारत से दुश्मनी उसको काफी महंगी पड़ने वाली है। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां इमरान खान से नहीं मिल पाएंगी उनकी बहन शहबाज, सरकार ने लगा दी रोक। मंत्री ने कहा हर दिन तमाशा नहीं होगा। जी हां, पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने गुरुवार को कह दिया कि सरकार ने फैसला किया है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पीटीआई के संस्थापक इमरान खान की बहन उजमा को अब अदियाला जेल में उनसे नहीं मिलने दिया जाएगा और हर दिन अब वहां तमाशा नहीं लगेगा। इस्लामाबाद में कानून मंत्री आजम नजीर तरार के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सूचना मंत्री ने रावलपिंडी जेल के बाहर लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की कसम खाई। वहीं बता दें, पुतिन के भारत दौरे से पहले ब्रिटेन का कड़ा कदम, रशिया की खुफिया एजेंसी जीआरयू पर लगा दिया पूर्ण प्रतिबंध, राजदूत को भी किया तलब। जी हां, ब्रिटेन ने 2018 के नर्व एजेंट हमले को लेकर बृहस्पतिवार को रशिया की खुफिया एजेंसी जीआरयू पर प्रतिबंध लगा दिया और मॉस्को के राजदूत को तलब किया। ब्रिटेन ने यह कदम एक जांच में निकले निष्कर्ष के बाद उठाया है, जिसमें दावा किया गया है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2018 में ब्रिटेन की भूमि पर हुए नर्व एजेंट हमले के लिए जिम्मेदार थे। नर्व एजेंट जैसे जहरीली रसायन है जो सीधे तंत्रिका तंत्र पर असर करते हैं। ये मस्तिष्क तक जाने वाले संकेतों को बाधित कर देते हैं, जिससे शरीर ठीक तरह से काम करना बंद कर देता है। उधर आपको बता दें, दिल्ली एयरपोर्ट से 50 लाख वाली जापानी कार में सवार होकर क्यों निकले प्रधानमंत्री मोदी जी, MH नंबर वाली गाड़ी बन गई रहस्य। जी हाँ दोस्तों, इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक अलग ही मैसेज दिया। दरअसल पीएम मोदी जी BMW कार से सफर करते हैं, लेकिन एयरपोर्ट से वो रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ टोयोटा फॉर्च्यूनर कार में सवार होकर निकले। टोयोटा फॉर्च्यूनर एक जापानी कार है, इसकी कीमत 50 लाख रुपए के बीच है। प्रधानमंत्री मोदी ने MH नंबर वाली इस गाड़ी को ही क्यों चुना, सबसे बड़ा सवाल। इसको लेकर अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि पीएम मोदी ने जापानी कार से दुनिया को बड़ा संदेश दिया है। आपको बता दें, जापानी कार से प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा संदेश दिया। दोनों देशों ने अगस्त महीनों में अपनी आर्थिक साझेदारी को और मजबूत किया है। भारत और जापान के बीच कई समझौते MOUs पर हस्ताक्षर हुए हैं। इन समझौतों के तहत जापान जो है वो भारत में 10 अरब येन यानी लगभग 5,99,354 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश करेगा। यह निवेश कई क्षेत्रों में होगा। इनमें उद्योग, स्वच्छ ऊर्जा और मानव संसाधन का आदान प्रदान शामिल है। भारत अब दुनिया की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जापान का बढ़ता निवेश भारत की क्षमता पर विश्वास का संकेत है। ये अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को भी तगड़ा मैसेज है कि वो दुनिया पर धौंस जमाने की बिल्कुल भी भूल ना करे। जी हाँ दोस्तों, यानी कि भारत ने एक तीर से 2 निशाने फेंके। अगर आप भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कूटनीति से खुश है तो अपनी राय देना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा टोयोटा फॉर्च्यूनर से प्रधानमंत्री मोदी जी और पुतिन का एयरपोर्ट से वापस आना। वहीं सबसे बड़ी जानकारी, 125 देशों के ऊपर उड़ान नहीं भरते व्लादिमीर पुतिन, तो फिर आखिरकार वो कैसे रशिया से भारत आए और कैसे पुतिन की फ्लाइट पर थी पूरी दुनिया की नजर और पुतिन के इस विमान ने बनाया नया रिकॉर्ड। दोस्तों, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का विमान भारत पहुंच चुका है, लेकिन उनका विमान बहुत सीमित और सावधानी से चुने हुए रास्तों पर उड़ता है। इसकी सबसे बड़ी वजह है यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पश्चिमी देशों द्वारा लगाया गया एयर स्पेस बैन। फरवरी 2022 के बाद यूरोपीय संघ के सभी 27 देश, ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया और कई अन्य देशों ने अपने आसमान रूसी विमानों के लिए पूरे तरीके से बंद कर दिया। कुल मिलाकर लगभग 100 से 125 देशों के ऊपर पुतिन का विमान अब नहीं उड़ सकता। ऐसे में अगर बात करें कि पुतिन किन किन रास्तों का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको बता दें पुतिन आमतौर पर दक्षिणी रूट लेते हैं, जैसे कि रशिया से कैस्पियन सागर, वहां से ईरान, फिर वहां से पाकिस्तान या अफगानिस्तान के ऊपर और उसके बाद भारत की यात्रा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन गौर करने वाली, जोर देने वाली बात यह है कि व्लादिमीर पुतिन की ये दौरे पर पूरी दुनिया की तगड़ी नजर है। दोस्तों, पुतिन की ये भारत यात्रा न सिर्फ कूटनीतिक रूप से अहम मानी जा रही है, बल्कि उनकी फ्लाइट
ने भी खास और रोचक रिकॉर्ड बना दिया। जब पुतिन ने भारत के लिए रशिया से उड़ान भरा तो पूरी दुनिया की नजर उन पर थी। उनके प्लेन को लगातार ट्रैक किया जा रहा था। जब तक वो भारत पहुंचे तब तक उन्हें एक ही वक्त 1700 से अधिक लोगों ने ट्रैक किया। इस तरह दिल्ली पहुंचने से पहले पुतिन का सरकारी विमान दुनिया की सबसे ज्यादा ट्रैक की जाने वाली फ्लाइट बन गई, जिसे रियल टाइम में देखने के लिए हजारों लोग ऑनलाइन जुड़े रहे। फ्लाइट रडार की लाइव लोकेशन को ट्रैक करता है। उसने एक्स पर की गई पोस्ट में बताया कि उनकी सबसे अधिक ट्रैक की गई उड़ान भारत आने वाले रूसी सरकारी विमान की थी। जी हाँ दोस्तों, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि सबसे ज्यादा उनके फ्लाइट्स को ट्रैक क्यों किया गया? देखते हैं कौन बिल्कुल सटीक जवाब देता है। दोस्तों, हमारी इस खबर में ही जवाब भी छुपा हुआ है, तो वहीं आपको बता दें। गुजरात में एसआईआर प्रोसेस के बीच 53 लाख नाम कटने जा रहे हैं। दोस्तों, गुजरात में वोटर लिस्ट के लिए चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर से पता चला है कि राज्य भर में मौजूदा वोटर लिस्ट में 17 लाख से ज्यादा मृत वोटर अभी भी शामिल हैं। यह बात चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर बोले तो सीईओ के ऑफिस की गुरुवार को जारी रिलीज में कही गई है। रिलीज में कहा गया कि गुजरात में एसआईआर की एक्सरसाइज 4 नवंबर को बूथ लेवल ऑफिसर बीएलओ द्वारा अपने तय इलाकों में गिनती के फॉर्म बांटने के साथ शुरू हुई थी और यह कैंपेन 11 दिसंबर तक चलेगा। इसमें कहा गया कि पिछले एक महीने में 2025 की वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड 5 करोड़ से ज्यादा वोटरों को गिनती के फॉर्म बांटे गए हैं। ज्यादातर 33 जिलों में 100% फॉर्म बांटने का काम पूरा हो चुका है। अभी वापस आए फॉर्म का डिजिटाइजेशन का काम चल रहा है। अब तक 182 में से 12 विधानसभा सीटों से डिजिटाइजेशन का पूरा काम हो चुका है। वहीं आपको बता दें, इंडिगो की 550 उड़ानें रद्द, यात्रियों में मची अफरा तफरी, एयरलाइंस ने माफी मांगी। जी हाँ, दिल्ली से इंडिगो की अगर बात करें तो आज की सभी 235 फ्लाइट्स भी कैंसिल हैं। दोस्तों, पूरे देश में 400 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हैं। स्टाफ की कमी से जूझ रही इंडिगो एयरलाइन की मुश्किलें थम नहीं रही है। इंडिगो ने देश भर में आज 400 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल कर दी। दिल्ली एयरपोर्ट पर इंडिगो की आज की सारी फ्लाइट 235 रद्द कर दी गई। इस वजह से अलग अलग एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में यात्रियों का सफर प्रभावित हुआ है। इससे पहले भी इंडिगो की 500 से ज्यादा फ्लाइट रद्द कर दी गई थी। इसी बीच ये थी की सारी बड़ी जानकारी। आपको खबर कैसी लगी कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। लगे हाथों वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर में। यहां तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।